हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, एक एक वीडियो करके, एक एक क्लास करके हम लोग कोर्स कवर करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट से, ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोज़ वॉच करना ज़रूर जिन बच्चों ने नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रयुक्त अभिनय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अब देखो, अभिनय क्या होता है। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना। ठीक है, तो अभिनय प्रणाली को नाटक प्रणाली भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभिनय का अर्थ है किसी यानी कहानी या नाटक के पात्रों और उनके क्रियाकलापों को शरीर की गतिविधियों से प्रकट करना, है ना। इसी तरह करते हैं ना आप लोग, जब किसी का नाटक किया जाता है, किसी की कॉपी करते हैं, तो आप अपने फिज़िकल मूवमेंट करके उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो अभिनय प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य हैं, सबसे पहला तो है कि बच्चों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर मिल जाता है। ठीक है, अगर बच्चों को आपको देखना है कि बच्चे कैसे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो उसको नाटक करा सकते हैं आप लोग। क्लियर। नेक्स्ट है फिर बच्चों में धारा प्रवाह बोल सकने की क्षमता का विकास करना। सपोज़ दैट आप बच्चे को चाहते हैं कि आप उसकी बोलने की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की नकल करा सकते हैं कि आप इसको देख के बोलिए या उसकी नकल कीजिए। या किसी होता है ना, कभी कभी जैसे प्रैंक करते हैं बच्चों से कि ये पर्टिकुलर टीचर या ये टीचर आपको अच्छी लगती है, तो ये कैसे बोलती हैं, किस तरीके से अपनी बात को समझाती हैं। पहले हम भी तब छोटी क्लासेस में हुआ करते थे, तो हम भी क्या करते थे, टीचर बन के खेलते थे, ब्लैक बोर्ड पे टीचर की नकल करते थे। तो आपको भी याद आ रहा होगा वो टाइम, है ना। तो सभी बचपन में इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन अगर टीचर उसको अपने सामने कराता है तो बच्चों की बोलने की स्किल्स डेवलप होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 42, शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रयुक्त प्रदर्शन विधि से आप क्या समझते हैं। तो वो जो प्रदर्शन विधि है वो क्या है। प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान विषय के लिए यूज़ होती है। बिल्कुल, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है उसने देखा भी होगा, है ना। बाकी जो साइंस से नहीं है वो भी ये बात समझ लें कि साइंस विषय में ही प्रयोग प्रदर्शन विधि यूज़ की जाती है, एक्सपेरिमेंटल और प्रदर्शन मेथड। विज्ञान विषय मुख्य रूप से प्रयोगों पर आधारित होता है, जिनका संपादन प्रयोगशालाओं में संभव है। अतः विज्ञान विषय के लिए प्रयोगशाला का निर्माण करना आवश्यक है। प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी। जब शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति का स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43, एक अच्छे प्रश्नकर्ता के रूप में किसी शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए। अब देखो, शिक्षक अगर अपने काम में सफल होना चाहता है या फिर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने एम को प्राप्त करना चाहता है, प्रश्न पूछते समय शिक्षक को बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फिर जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने के बाद बच्चों को सोचने का टाइम दिया जाए। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसको टाइम नहीं मिल रहा है और आप बिल्कुल फास्ट मूव कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है फिर प्रश्न संपूर्ण कक्षा को ध्यान में रखते हुए पूछे जाएँ। आप अपनी क्लास का लेवल देखिए, बच्चों की एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनके इंटरेस्ट को देखिए, तब जाके आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड। आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछेंगे आप, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, ना सीरियस लेगा पढ़ाई को। ओके। नेक्स्ट है फिर प्रश्न प्रेषित करने वाले हों। प्रेषित मतलब कम्युनिकेट करने वाले हों, ताकि बच्चा भी आपकी बात को समझ ले। नेक्स्ट है प्रश्न संपूर्ण कक्षा को ध्यान में रखते, ये हो चुका है हमारा पॉइंट। नेक्स्ट है प्रश्नों का वितरण संपूर्ण कक्षा में होना चाहिए। जो प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी होल क्लास के अंदर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक बच्चे के लिए कि आप बार बार एक ही बच्चे को उठा रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट है इस कक्षा के स्तर प्रश्न जो है कक्षा के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बच्चों का स्तर, बच्चों का लेवल देखिए कि बच्चा सपोज दैट 3rd क्लास में है और आप उससे 5th क्लास का क्वेश्चन करेंगे तो वो नो रिस्पॉन्स ही करेगा, राइट। नेक्स्ट है फिर प्रश्न बच्चों के विचारात्मक दृष्टिकोण को जागृत करने वाले होने चाहिए। इस तरह के हों कि बच्चे अपने विचार को, अपनी थिंकिंग को क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट है फिर 8 पॉइंट, प्रश्नों की शब्दावली उचित हो। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें जो आपके वर्डिंग है वो क्या हो, उचित तरीके की हो, कुछ अब्यूसिंग ना हो या फिर कुछ टिपिकल वर्ड्स ना हो। नेक्स्ट है प्रश्नों में अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न आत्मविश्वास के साथ पूछे जाने चाहिए। प्रश्नों को दोहराना दोषपूर्ण है। प्रश्नों को सहज और स्वाभाविक रूप से पूछा जाना चाहिए। बालकों द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक द्वारा ना दोहराया जाए, ठीक है। जो बालक उत्तर दे रहे हैं उसको शिक्षक फिर से दोहराए नहीं। बालकों के सही या फिर गलत उत्तर का निर्णय शिक्षक को स्पष्ट रूप से देना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत आंसर भी कर रहा है तो आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, ठीक है, इंसल्ट नहीं करनी है उस बच्चे की। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो खड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है प्रश्नों की झड़ी लगाना अनुचित है। ऐसा भी ना हो कि आप क्वेश्चनिंग करते करते जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रश्न पूछना शिक्षक की एक महत्वपूर्ण प्रविधि या कह दो कि एक कला है प्रश्न पूछना भी, ठीक है। उसमें बहुत चीज़ें टीचर को क्लियर होनी चाहिए कि प्रश्न स्पष्ट हो, ज़्यादा हार्ड वर्डिंग उसमें यूज़ ना हो, बार बार प्रश्नों की बौछार ना लगाई जाए या फिर बार बार एक ही बच्चे को ना खड़ा किया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक टीचर को फॉलो करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, प्रश्न पूछते टाइम, जिसका सतर्कता के साथ प्रयोग करके शिक्षक शिक्षण में सफलता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, आपकी राजन की जो सीरीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है 50 मार्क्स का। जितने भी आपके 50 मार्क्स के पेपर हैं, एक आपका सामाजिक अध्ययन है, बाल विकास है और ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आप इसमें 48, 47, 46, ठीक है, इवन 48 तक हाईएस्ट यहाँ तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। और अगर एक बार आपका यहाँ पे इनमें स्कोर बन गया ना तो 90+ स्कोर आपका लिख के ले लो, मार्क कर लो, कहीं नहीं जाने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। वेट अ सेकेंड। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता और महत्व बताइए। गतिविधि क्या होता है, एक्टिविटी, ओके। हमेशा ही मैं बाइलिंगुअल समझाती हूँ ताकि इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम है, किसी वर्डिंग में कोई दिक्कत है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो इसमें क्या है, शिक्षण में इसकी गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता और महत्व। एक तो छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। दूसरी चीज़, गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र आत्मगौरव की अनुभूति करता है। गतिविधि आधारित शिक्षण से सीखना स्थायी रूप से अधिक समय तक स्मृति में बना रहता है। अगर आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, एक तो उसकी मेमोरी में, और काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहेगा। इससे बालकों में मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है ना। एक्टिविटी से क्या हो गया, बच्चे की मानसिक क्रियाशीलता भी बढ़ेगी और शारीरिक भी बढ़ेगी, ठीक है। मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से वो क्या होगा, एक्टिव। गतिविधि के आधार पर संपन्न किया जाने वाला अधिगम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर एक्टिविटी बेस्ड आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो अधिगम होगा, जो बच्चे की लर्निंग होगी, जो वो सीखेगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और बच्चा लंबे समय तक उसको याद रखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 45, दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है। अब देखो, दूरदर्शन को आज विश्व के अनेक विकासशील देश शिक्षा में सशक्त और उपयोगी साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आज शिक्षा संस्थानों की प्रतिदिन बढ़ती संख्या और बढ़ता हुआ छात्रों का नामांकन, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव द्वारा निरंतर बढ़ते हुए शिक्षाविदों ने शिक्षाविदों को दूरदर्शन का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया है। बिल्कुल सही बात है। इसका प्रयोग न केवल गुणात्मक विकास के लिए बल्कि अध्यापक को अवसर के अनुकूल
अध्यापन कार्यों में सहायता देने के लिए भी किया गया। अपने दायित्वों का निर्वाह न करने के कारण छात्र पूर्णकालिक और विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहे थे, है ना। क्या हुआ, अगर टीचर कम रह जाएंगे और बच्चे बढ़ेंगे, छात्रों का नामांकन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगी, योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, टीवी के या दूरदर्शन के, आजकल तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका फ़ोन है ना। यूट्यूब पर आप लोग क्लासेस करते हैं, लाइक जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक सिंगल टीचर के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे सीख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आज दूरदर्शन संचार प्रसारण का प्रमुख माध्यम है और यह एक बहुत शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित हो रहा है। इसने एक बड़े उद्योग का स्तर तेज़ी से प्राप्त कर लिया है। इससे विश्व और जीवन में महत्वपूर्ण क्रांति आई है। शिक्षा के उच्च स्तर की विश्व बाधाओं को दूर करने का ये प्रभावशाली माध्यम है। दूरदर्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक कक्षा का स्वरूप प्रदान किया जाता है। कक्षा को घर के स्वरूप में बदला जा सकता है ना। आप घर बैठे क्या करते हैं, आजकल बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी करते हैं, तो उनको कोचिंग नहीं जाना पड़ता है। वो किसी भी पेड कोर्स को ख़रीद के अपनी टाइमिंग को सेव करते हुए घर पर ही बैठ के तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर शिक्षा दूरदर्शन सामाजिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। जो लोग नगरीय क्षेत्रों में निम्न स्तर जीवन बिता रहे हैं उनके लिए प्रभावशाली साधन है। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे ऐसी कंडीशन में हैं कि वो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये है अनुदेशनात्मक सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी हैं। छात्र अपने व्यक्तिगत प्रयासों से दूरदर्शन द्वारा अच्छा सीख सकता है। यदि दूरदर्शन की उपयोगिता बढ़ा दी जाए तो अध्यापक की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। अब देखो, इसमें सारी बातें सही लिखी हैं वैसे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बजाय आप थ्योरी के या पैराग्राफ के अगर आप पॉइंट में आंसर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट लिखिए, भले ही आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ है आंसर, लेकिन आप उसको पॉइंट में लिखिए। नेक्स्ट है फिर दूरदर्शन के कार्यक्रमों का सुव्यवस्थित कक्षागत अनुदेशन की तुलना में समुचित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ। इससे आपके व्यय में मितव्ययता की जाती है, मतलब आपका खर्च बच जाता है, ठीक है। कम व्यय पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पहले आप लोग क्या किया करते थे, काफ़ी महंगी कोचिंग में जाया करते थे। आपका आने जाने में टाइम तो वेस्ट होता ही था, साथ में पैसों की भी क्या होती थी, खपत होती थी, राइट। लेकिन अगर कोई बच्चा घर बैठ के ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू पढ़ाई करता है तो उसके पैसे भी बच जाते हैं और उसकी टाइम भी सेव होती है, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो अब धीरे धीरे सॉल्व होता जा रहा है। इसके द्वारा अध्यापन के स्तर और अनुदेशन की गुणवत्ता को यथावत रखा जा सकता है। शिक्षा दूरदर्शन का प्रयोग सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है। आज के टाइम में जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। वर्तमान में एनसीईआरटी द्वारा शिक्षकों को अपने शिक्षण विधियों और कौशलों के विकास के लिए प्रत्येक सप्ताह कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है सभी को भाई? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ना क्लियर हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, संप्रेषण की कक्ष में या फिर अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण क्या होता है? सबसे पहली बात, संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। कम से कम 20 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, राइट। आप लोग कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करिए। आप लोग फ़ीडबैक नहीं देते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं यहीं पर आपकी क्लासेस स्किप करके चली जाऊँगी, गारंटेड। क्योंकि तब आप लोग ही रुझान नहीं दिखाएंगे किसी चीज़ के लिए, तो फिर मैं आपके लिए क्लास क्यों करूँ? अपना इतना कीमती टाइम आपके लिए मैं निकाल के बैठती हूँ, आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, रात भर भी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करके उसको अगले दिन अपलोड करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर मैं आपके लिए यहाँ से मैं क्विट कर दूँगी फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 46, छात्र का सर्वांगीण विकास। संप्रेषण अगर किया जाता है, कम्युनिकेशन करते हैं टीचर, तो उसका सबसे ज़्यादा उपयोग क्या होता है? एक तो छात्र का सर्वांगीण विकास होता है ना। संप्रेषण के माध्यम से छात्र न केवल अच्छा श्रोता बनता है, श्रोता मतलब सुनने वाला,
बल्कि अच्छा वक्ता भी बनता है, अच्छा बोलने वाला भी बनता है। बच्चे के विकास का आधार संप्रेषण ही माना जाता है। संप्रेषण के अभाव में हम शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके द्वारा छात्र की रुचि और योग्यताओं का भी पता लगाया जाता है। बच्चे का इंटरेस्ट भी पता लगाया जाता है, उसकी योग्यता, कितना योग्य है, कितना एबल है वो बच्चा, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उन सभी का संप्रेषण के थ्रू पता लगाया जा सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और क्या उपयोगिता है। एक तो शिक्षा अधिकारियों को निर्देश। प्रशासन में शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं, जिसमें संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समायोजन। संप्रेषण के द्वारा छात्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समायोजन करना सीखता है। छात्रों में संप्रेषण के साधनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फिर अपव्यय और अवरोधन की समाप्ति। अपव्यय अवरोधन क्या होता है? अपव्यय और अवरोधन की समाप्ति में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, ये दोनों जो टॉपिक हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग में आपके, ठीक है। टेट CTET में भी कई बार इससे भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपव्यय होता है एक क्लास में आप बार बार जो है फेल हो गए, किसी वजह से उस क्लास में रह गए हैं, ये हुआ अपव्यय, ठीक है। अवरोधन हो जाता है कि सपोज़ दैट आपको किसी कारण से क्लास छोड़नी पड़ गई, ठीक है। मतलब दोनों ही जो ये वजह हैं अपव्यय और अवरोधन, ये बीच में स्कूल स्किप करने की हैं। पूरी तरीके से मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इस टाइम, आप बता दूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इन दोनों को देख के आइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अपव्यय और अवरोधन देख के आइए, इसको खोज के आइए, सर्च करके आइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सिर्फ DLED के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को तैयार करिए इवन टेट और सुपर टेट के लिए, ठीक है। आपको एक टीचर बनना है, भावी टीचर हैं आप देश के। अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट लगाने से, थोड़ी मेहनत करने से आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण। शैक्षिक प्रशासन संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। विद्यालय में आर्थिक संसाधनों पर विचार विमर्श करना और वित्तीय व्यवस्था करने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, और जो ग्रांट सिस्टम होता है उसको किस तरीके से स्कूल की किन किन चीज़ों पर खर्च करना है, ये सब चीज़ें संप्रेषण के थ्रू ही क्या बनती हैं, प्रभावशाली। राइट, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 47 अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अब देखो, जो श्यामपट्ट है, ये वाला क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री की बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। पहले क्या होता था, बस टीचर आ जाता था क्लास के अंदर, उसने लेक्चर दिया, लेक्चर दे के वो क्लास छोड़ के चला गया, ठीक है। उस बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ से। लेकिन आज के टाइम में बहुत चीज़ें यूज़ हो रही हैं, है ना। वहीं अब देखो, इसमें आगे लिखा है कि वह भी केवल प्रशिक्षण काल में, प्रशिक्षण में मतलब ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण के बाद कोई भी शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है। देखो, ये गलत बात है अगर नहीं की जाती है। सबसे ज़्यादा टीचिंग एड का इस्तेमाल अगर टीचर करता है तो उससे उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है, उसके बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि सहायक सामग्री के समस्त बाह्य साधनों में धन और समय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, यहाँ पे पैसों की भी ज़रूरत होती है। ये कर्तव्य होता है स्कूल के प्रिंसिपल का, ठीक है, कि वो इन चीज़ों की तरफ प्रॉपर ध्यान दे। शिक्षक के पास प्राय दोनों का ही अभाव होता है। इस दृष्टि से कुशल शिक्षक वही है जो अपने विस्तृत ज्ञान और कौशल सूझबूझ से छात्रों की समस्याओं को पढ़ाते समय ही समाधान करने के लिए, जहाँ तक एक मौखिक उदाहरण उपयोगी सिद्ध है, वहीं श्यामपट्ट पर कुछ लिखकर, अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं है टीचर के पास, ये कह रहा है इसमें जो पूरा सार है यहाँ तक की थ्योरी का, वो ये कहता है
कि अगर टीचर के पास टीचिंग एड्स भी नहीं है तो इवन वो अपनी बात को श्याम पट्ट पर लिखकर, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, चित्र बना के उसको और ज़्यादा उपयोगी सिद्ध कर सकता है, राइट। इससे उसमें ना तो उसका कुछ खर्चा लगना है, ना उसको कोई प्रॉब्लम होनी है। अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर पढ़ाते समय चित्र बनाकर समझाने का जो प्रभाव पड़ता है वो बाहर से लाए गए चित्रों का कभी नहीं पड़ता। बिल्कुल, जब टीचर क्या करता है, टीचर अगर कुछ ड्रॉ करता है, सपोज दैट बोर्ड पे है ना, कुछ बनाता है, तो बच्चे उसको बहुत ध्यान से देखते हैं कि मैम ने क्या बनाया है या सर क्या बना रहे हैं आज बोर्ड पे, है ना। इस तरीके से बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं कि देखो देखो आज क्या नया बनाएंगी मैम, ठीक है। तो सारे बच्चों का जो ध्यान है वो उस तरफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48। शिक्षण कौशलों में एकीकरण का अर्थ क्या है? कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता बताइए। बी अटेंटिव होके पढ़िए सभी लोग, मैं बार बार कह रही हूँ, डीएलएड को इतना हल्के में मत लीजिए। स्पेशली जो बच्चे पहले से अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं नए नए, उनको स्पेशली मैं बोल रही हूँ, ठीक है तो सभी के लिए ही। अब देखिए इसका आंसर क्या है एकीकरण का। छात्र अध्यापक को प्रशिक्षण में यानी कि ट्रेनिंग में सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के थ्रू वो एक एक कौशल का विकास करता है। बिल्कुल सही बात है, अर्थात एक पाठ योजना एक ही शिक्षण कौशलों से संबंधित होती है। इसके शिक्षण का समय भी 5 से 8 मिनट का होता है और छात्र अध्यापक शिक्षण के समय एक ही कौशल का प्रयोग करता है। लेकिन वृहद यानी कि मैक्रो टीचिंग में शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग ना करके क्या करता है? बहुत सारे कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं शिक्षण कौशल समन्वय। अब देखो एकीकरण का क्या अर्थ है। किसी भी पाठ के शिक्षण कौशलों में समन्वय का अर्थ होता है कि शिक्षण पाठ योजना सभी कौशलों को शामिल करना नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार और पाठ की विषय वस्तु और शिक्षण बिंदु की मांग के अनुसार कौशलों का प्रयोग करना। क्योंकि कौशलों की अधिक संख्या होती है, ठीक है, और सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है। इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। तो ये होता है इसके बीच में कौशलों का एकीकरण करना, या फिर एकीकरण का अर्थ मतलब उनके बीच में समन्वय बिठाना, समन्वय या एडजस्टमेंट करना कि कहाँ पे हमें कौन सा कौशल यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट है फिर शिक्षण कौशल समन्वय की परिभाषा। इसकी डेफिनेशन क्या है? कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ाया बच्चे को ज्योग्राफी में, सपोज दैट, फिर वही सेम टॉपिक आपका आ गया साइंस में, तो आप क्या करते हैं? उसको कोरिलेट करके समझाते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपने वहाँ पे उस चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट। तो इससे बच्चा उस चीज़ को क्या करता है? अपने माइंड में लाता है, उसको याद करने की कोशिश करता है। अब देखो डेफिनेशन क्या है। वैसे तो इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी है, लेकिन एक डेफिनेशन आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाल मुकुंद शाह के अनुसार कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभव के स्तर के अनुरूप प्रयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। डम्बिल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित करना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण कौशल का समन्वय या एकीकरण करने का उद्देश्य क्या है? एक तो उत्तम अधिगम के लिए वृहद शिक्षण में, वृहद मतलब मैक्रो टीचिंग में एक से अधिक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण बनाना। शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी एकीकरण करना ज़रूरी है। थर्ड है माइक्रो टीचिंग में अर्जित कौशलों का प्रयोग अगर मैक्रो टीचिंग में करना है तो भी एकीकरण करना पड़ेगा। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षण के लिए समन्वय करना ज़रूरी होता है। आगे बढ़िए। शिक्षण कौशलों का समन्वय करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहला, कक्षा वातावरण के अनुसार शिक्षा कौशल का प्रयोग हो एक तो। दूसरा, अधिगम परिस्थितियों की जानकारी होना। कौन सा शिक्षण कब यूज़ करना है इसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए आपको। छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना, बच्चे की साइकोलॉजी को, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को, बच्चे की मेंटलिटी को समझना टीचर का क्या है? परम कर्तव्य है, राइट। नेक्स्ट है छात्रों के स्तर के अनुरूप कौशलों का प्रयोग करने में कुशलता प्रदान करना, विशिष्ट और सामान्य उद्देश्यों की पूरी जानकारी होना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को?
अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, बहु कक्षा शिक्षण से आप क्या समझते हैं? यह बहु श्रेणी शिक्षण क्या है? मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कोई तोड़ नहीं है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहु श्रेणी शिक्षण को बहु स्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। और बहुश्रेणी शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धि स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अथवा विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया कहलाती है बहुस्तरीय शिक्षण। बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज, मध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। बिल्कुल, क्लास के अंदर एक तो तेज बच्चा होगा, शार्प माइंडेड, एक आपका मीडियम या एवरेज बच्चा होगा, और एक धीमी गति से स्लो लर्नर होगा, है ना। अब तीनों तरह के बच्चे होते हैं, तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का यूज़ उसी समय किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहला है बच्चों की सीखने की गति का अलग अलग होना, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़, बच्चों का उपलब्धि स्तर भी अलग अलग होता है। कोई बच्चा अचीव करता है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, कोई बच्चा अचीव करता है 10 आउट ऑफ 6 और 7 मार्क्स, और कोई बच्चा अचीव करता है 10 आउट ऑफ 1 और 2 मार्क्स। तो तीनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचालित करने वाले मानवीय समूह। अब इसको संचालित कौन करता है बहुस्तरीय शिक्षण को? सबसे पहला है प्रथम समूह, केवल शिक्षक आधारित। फिर द्वितीय समूह होता है कुछ शिक्षक और कुछ मॉनिटर आधारित समूह होते हैं। थर्ड में होता है एक शिक्षक एक मॉनिटर, और फोर्थ में होता है केवल एक मॉनिटर ग्रुप। फिफ्थ में होता है छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का एक समूह, और छठा है समुदाय आधारित समूह। ठीक है, कम्युनिटी का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसके आधार पे बहुस्तरीय शिक्षण कराया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट और 50th क्वेश्चन आपका, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि की उपयोगिता बताइए। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। प्रश्नोत्तर विधि का एक नाम और है सुकराती विधि, क्योंकि सुकरात ने ही इस प्रश्नोत्तर विधि को दिया था, वही इसके कौन है, जनक हैं। ठीक है, अब इसकी उपयोगिताएं क्या हैं? उपयोगिता पूछी है। एक तो छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है प्रश्नोत्तर से। दूसरा, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है। जब आप बच्चे से बार बार क्वेश्चनिंग करेंगे, उससे पूछेंगे, तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को सर्च करके लाएगा, खोज के लाएगा, सीखेगा। इससे छात्रों में पूर्व ज्ञान और अर्जित ज्ञान की जांच होती है। पूर्व ज्ञान मतलब जो उसको प्रीवियस नॉलेज है उसका पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और अर्जित ज्ञान क्या उसने एक्वायर किया है। आप जो उसको सिखा रहे हैं वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का पता लग जाता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है। राइट, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमारे 50 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 2-3 दिन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में बीच में गैप हो जाता है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी टेंशन है, आप लोगों की टेंशन नहीं है। ठीक है, मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो कुछ सोच के ही क्या होगा। मैं बिल्कुल आपको ये तो नहीं कह रही हूँ कि गारंटेड, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है ना। तो बस मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका सिलेबस कवर करा दूँगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ। और भाई जो बच्चे नए कनेक्टेड हैं सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बार बार रिविज़न लगाइए, और अपने नोट्स चाहे आप किसी भी सोर्स से बना रहे हैं उनको साफ़ सुथरा रखिए। राजन की सीरीज़ ज़रूर लगाइए। ठीक है, ये आपके लिए मस्ट है। चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।